हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 27वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और आज की वीडियो में हम कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण योजना है परीक्षा के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसे मई 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था फसल में विविधता को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ में किसान ज़्यादा करके क्योंकि धान को सब्सिडाइज्ड रेट में बेचना आसान होता है किसानों के लिए एमएसपी प्राप्त करना, इसीलिए वे दूसरे फसलों को उगाने के लिए उतने उत्साहित नहीं रहते हैं। सरकार ने प्रयास किया था कि इस योजना के द्वारा किसानों को दूसरे फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही यह भी उद्देश्य था कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जा सके। साथ ही इसमें यह भी एक प्रोविज़न था कि अगर कोई किसान अपने खेत में धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, सुगंधित धान या केला, पपीता इस तरीके के कोई फल हैं या दूसरे फसल हैं लगाते हैं, या अगर वो अपने खेत पे जहाँ पहले वो धान बोया करते थे अगर वो वहाँ पे वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा। यह भी इसमें एक प्रोविज़न था। मतलब धान के अलावा आप दूसरे विविध फसलों की अगर उगाएंगे तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। यह इसमें प्रावधान किया गया था। वृक्षारोपण करने वाले किसान को अगले 3 साल तक इसमें 10,000 रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया था। साथ ही जो किसान अपने खेत में वर्ष 2021 में धान के अलावा जो दूसरी फसल उगाए थे, मक्का हो गया, कोदो कुटकी हो गया, सोयाबीन या गन्ना वगैरह उगाए थे, उनको उस वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि दी गई थी। बाद में इसके लिए 10,000 रुपये सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया था। ये था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। मई 2020 में इसको शुरू किया गया था। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन किसान हैं, जो दूसरे के खेतों पे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे परिवारों की पहचान करके और उन्हें वार्षिक रूप से कुछ आर्थिक अनुदान या आर्थिक सहायता देना, ताकि उनके जीवन यापन में थोड़ी सी उनको सुविधा हो सके। और आप सभी को पता है कि यह जो योजना है काफ़ी हाईलाइट हुआ था। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का गारंटी दिया गया था। सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसी भूमिहीन मजदूर को, भूमिहीन किसान को देने का वादा किया गया था। ठीक। अगला है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना। यह भी पिछली सरकार के दौरान बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसका डेट एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसका शुरुआत हुआ था 20 जुलाई 2020 से हरेली के दिन। 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था जैविक खेती और जैविक खाद को बढ़ावा देना। आपको पता है कि इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे कि गौशाला की स्थापना करवाना, साथ ही 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदना, इसके अलावा
10 रुपये प्रति किलो की दर से जो वर्मी कंपोस्ट बनाया गया है उसको बेचना। ठीक, ये सारी चीज़ें इसी गोधन न्याय योजना के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। 3-4 महत्वपूर्ण प्रावधान मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, उद्देश्य था कि जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खाद को बढ़ावा देना, गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, साथ ही जो पशुपालक किसान हैं उनको आर्थिक रूप से सहयोग देना ताकि वो अपना गोबर यहाँ पे 2 रुपये किलो में बेच करके कुछ पैसा एक्स्ट्रा प्राप्त कर सके। इसके अलावा जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको इकट्ठा करना किसी गौशाला में और उनको उत्पादक कार्यों में उपयोग करना। साथ ही गांव में 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदी और 10 रुपये किलो की दर से जो कंपोस्ट बनाया गया था उसका विक्रय। ये सारे जो हैं वो गोधन न्याय योजना के प्रमुख प्रावधान थे। इसका डेट याद रखिएगा, प्री में एक बार पूछा जा चुका है, किसी वनडे एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। 20 जुलाई 2020 को हरेली के दिन इसे शुरू किया गया था। अगला है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जून 2021 से शुरू किया गया था और जैसा कि इसके स्लोगन से या इस योजना के नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसे पर्यावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करना भी इसका लक्ष्य था। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि कोई भी नागरिक अपनी प्राइवेट भूमि पर या पंचायत अपने किसी सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करें। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो किसान अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। अभी हमने जो पढ़ा था किस योजना के अंतर्गत पढ़ा था हमने? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो वो जो योजना थी उसी के लिए ही एक पृथक योजना शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान था कि जो फलदार वृक्ष हैं या बांस हैं या जो इमारती लकड़ी है उन सभी का रोपण ज़्यादा किया जाए। औषधीय पौधों के वृक्षारोपण को या औषधीय पौधों के उत्पादन को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। ठीक, इस प्रकार से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ मिलेट योजना या छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। यह योजना सितंबर 2021 में शुरू किया गया था और इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मिलेट का मतलब है मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, रागी, इन सभी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और साथ ही जो किसान इन फसलों में पैदावार ले रहे हैं उन्हें उनकी फसलों के उचित दाम मिले, यह व्यवस्था करना भी इस मिशन का लक्ष्य था। इसके अंतर्गत 14 जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेट मिशन में किसने योगदान दिया है? तो इसके अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को सहयोग दिया है। मतलब टेक्नोलॉजी और इसके बारे में जो उनके रिसर्च थे, जो उनकी नॉलेज थी, उसको यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, इसके बारे में दो चीज़ें याद रखिएंगे। एक तो यह 2021 में शुरू किया गया था और दूसरा इसका उद्देश्य था मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, किसानों को उचित कीमत दिलाना। अगला है रोका छेका अभियान। रोका छेका इसका मतलब है कि खुले में जो मवेशी घूम रहे होते हैं उनको खेतों में चरने से बचाना या खेतों को मवेशियों से सुरक्षा देना। ठीक है, जब खेतों में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जब कोई फसल नहीं लगा है, तब तो मवेशियों को छूट है, कहीं भी चले जाएं। लेकिन जब वहाँ पर फसल लगा हुआ है
रबी के समय में या खरीफ के समय में, ऐसे कंडीशन में अगर मवेशी जो है वो खेतों में घुस जाएंगे तो फसल को नुकसान करेंगे। इसी के लिए ही रोका छेका अभियान चलाया गया था। अगला है धरसा विकास योजना। धरसा विकास योजना 2020 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था खेतों तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक पक्के रास्ते बनाना, ताकि किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही वहाँ पे जो बड़े व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर हो गए, ट्रॉली हो गए, इन सभी को आसानी से वहाँ तक ले जाया जा सके। अगला है जैविक खेती योजना। इसके भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के जैविक खेती या जैविक खाद का उपयोग करके खेती को प्रोत्साहित करने का यह लक्ष्य था। ठीक है, इसके लिए जैविक खेती योजना शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि यह योजना 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। और इसमें 5 जिले कौन कौन से हैं? गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। ये जो 5 जिले हैं इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला है आपका गरियाबंद, इसके बाद में है सुकमा, इसके बाद है बीजापुर, नेक्स्ट है दंतेवाड़ा और एक है नारायणपुर। इन सभी को पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और बाकी के जो ज़िले हैं उनको भी धीरे धीरे वहाँ पे जैविक फसलों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया था। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बारे में, वो 5 जिलों के नाम हैं, उनको याद रखेंगे। जैविक खेती योजना के अंतर्गत 5 जिले कौन कौन से हैं? तो गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। इसमें जो 4 हैं वो तो बस्तर संभाग के हैं और एक जो है गरियाबंद आपका रायपुर संभाग में आ जाएगा। ठीक, अगला है शाकंभरी योजना। शाकंभरी योजना वर्ष 2005 से संचालित है और यह किससे संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो योजना है वो सिंचाई से संबंधित है। इसके अंतर्गत छोटे या सीमांत किसानों को कुआं निर्माण करने के लिए या पंप खरीदने के लिए उन्हें अनुदान दिया जाता है। ठीक, तो इसमें बस ये याद रखेंगे कि शाकंभरी योजना सिंचाई से संबंधित है और 2005 से संचालित है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वर्ष 2016-17 से यह योजना संचालित है और जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि जो फसल उगाया गया है उसको बीमा प्रोवाइड करना, ताकि किसी भी अनहोनी के कंडीशन में, मतलब अगर प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाया है या मान लो बारिश ज़्यादा हो गई, फसल डूब गया या सूखा रह गया और फसल ठीक से फसल को पानी प्राप्त न हो पाने की वजह से सूख गया, या फसल की कटाई हो गई थी और बारिश में भीग गया, इस प्रकार किसी भी आपदा की स्थिति में ये जो बीमा है वो किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और उन्हें अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस वर्ष के या उस अवधि के खेती के लिए वो इन्वेस्टमेंट उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक, अगला है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। इस योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से हुई है? इसका उद्देश्य था सिंचाई के लिए बेहतर प्रबंधन करना और साथ ही जो सिंचाई व्यवस्था है उसका अनुकूलतम और अधिकतम दोहन कर पाना, जिससे कि नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जा सके। असल में ये जो सुनिश्चित सिंचाई योजना है ये बहुत सारी योजनाओं का एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था। इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को शामिल किया गया था। अभी हमने जो शाकंभरी योजना देखा था इसको भी इसी योजना के अंतर्गत कंबाइन कर दिया गया था। ठीक है, तो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं थी, जिसमें कि शाकंभरी योजना हो गया, इसके अलावा लघु सिंचाई योजना हो गया, किसान समृद्धि योजना हो गया, हरित विस्तार योजना हो गया। तो बहुत सारे योजनाओं का एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था, मतलब बहुत सारे योजनाओं को एकीकृत करके यह नया योजना शुरू किया गया था।
जिसमें हर योजना से संबंधित जो आर्थिक सहायता है वह किसानों को दिया जा सके और उन्हें सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। अगला है सूक्ष्म सिंचाई योजना, 2013-14 से लागू किया गया था और छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों में सभी जिलों में इसे शुरू किया गया। नाम से हो सकता है कि लगे कि सूक्ष्म सिंचाई मतलब छोटे स्तर पर हर एक को छोटा कोई पंप देने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। सूक्ष्म सिंचाई का मतलब है यहाँ पे कि किसानों को स्प्रिंकलर प्रदान करना। स्प्रिंकलर या फव्वारा खेती जो होता है, जो फव्वारा की विधि से सिंचाई की जाती है, जिसमें कि पानी की खपत कम होती है। सामान्यतः जो धान का फसल होता है इसको पूरा पानी से भर दिया जाता है खेत को, वहाँ पे पानी का जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज देखने को मिलता है। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए या पानी का जो दुरुपयोग है इसको बचाने के लिए यहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई योजना लाया गया, जिसमें किसानों को अनुदान राशि के तहत स्प्रिंकलर या फव्वारा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ताकि ज़्यादा एरिया को कम पानी के साथ सींचा जा सके। अगला महत्वपूर्ण योजना है सौर सुजला योजना। इस योजना की शुरुआत नवंबर 2016 में हुई है। इसके अंतर्गत किसानों को सौर सिंचाई पंप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। जैसे कोई दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पे सरकार के बनाए हुए नहरों तक की वहाँ पे पहुँच नहीं है, या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है, ताकि किसान वहाँ पे जो पंप हैं उसको चलाने के लिए बिजली का प्रयोग कर सकें। ऐसे क्षेत्रों के लिए सौर सुजला योजना शुरू किया गया था। मतलब खेत में ही एक सोलर सेल लगाया जाएगा और उसी के द्वारा जो बिजली उत्पन्न होगी उससे वहाँ पर पंप को चलाया जाएगा। ठीक, अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का उद्देश्य था कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्रों को सींचा जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 3 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में चालू किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं या कौन कौन से नदियों पर वो परियोजनाएं चल रही हैं। तो एक है केलो नदी या केलो परियोजना, एक है खारंग परियोजना और एक है मनियारी परियोजना। ये आगामी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़ के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, तो छत्तीसगढ़ में केलो नदी परियोजना, खारंग नदी परियोजना और मनियारी नदी परियोजना चालू किए गए हैं। वैसे देश भर में इसके अंतर्गत कुल 99 इस योजना के अंतर्गत कुल 99 परियोजनाएं चालू किए गए हैं, जिसमें से 3 जो है छत्तीसगढ़ में हैं। ठीक, अगला है राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बाजार में जब कोई किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो उसे बिचौलियों का सामना करना पड़ता है और बिचौलियों जो है वो उनको उचित कीमत प्राप्त होने नहीं देते हैं। वो मीडिएटर के रूप में बहुत सारा मुनाफा खा जाते हैं। इन्हीं बिचौलियों के हस्तक्षेप को दूर करने के लिए या कम करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है? देश भर में जो महत्वपूर्ण कृषि मंडियां हैं, लगभग 585 कृषि मंडियों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसमें से 14 कृषि मंडी छत्तीसगढ़ के हैं। 14 कृषि मंडियों को नेशनल लेवल पे जो मंडियों का एक ग्रुप है उसमें ऐड किया गया है और यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ठीक, इससे किसानों को ताज़ा भाव पता चलते हैं अपने फसलों के और उसके हिसाब से वह मार्केट में उनके प्राइस डिमांड कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह 2007-8 से संचालित है और इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, लोग कृषि में निवेश करें। इसके लिए कई प्रावधान किए गए थे और इसी योजना को कहा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हालांकि ये बहुत पुरानी योजना है, तो इनसे सिर्फ ईयर में ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार परीक्षाओं में
CGPSC प्रारंभिक परीक्षा या अन्य किसी वनडे एग्जाम में इस प्रकार के वर्ड्सों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है बीज बैंक योजना। बीज बैंक योजना 2007-8 से संचालित है और मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक, बीज बैंक योजना क्या है? इसके अंतर्गत जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए उचित वातावरण निर्मित किया जाता है जहाँ पे उनको भविष्य के लिए संरक्षित करके रखा जा सके। इसी को ही कहा गया है बीज बैंक योजना। अगला है किसान मितान योजना। किसान मितान नाम से समझ में आ रहा है किसानों के दोस्त, और किसानों के दोस्त सामान्य नहीं, कोई ऐसे दोस्त जो उनको उचित परामर्श दे सके किसानी के बारे में। मतलब सरकार जो है वो किसी खेती में एक्सपर्ट व्यक्ति को यहाँ पर किसान मितान के रूप में नियुक्त करेगी, जिससे किसानों को उचित और सही जानकारी मिल सके कृषि से संबंधित। ठीक है, ताकि किसानों को जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो खेती में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो, चाहे उनको लोन संबंधी कोई समस्या आ रही है, या उनको उचित दवाई हो गया या बीज हो गया कहाँ से लेना चाहिए, इन सभी के बारे में अगर उनको कोई भी समस्या है तो उनको किसान मितान से सहायता मिल सकती है। इसी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी का भी प्रावधान किया गया और कुछ क्षेत्रों में, एक तो धमतरी हो गया, राजनांदगांव हो गया, कवर्धा, मुंगेली हो गया, यहाँ पे आदर्श मंडी स्थापित किया गया है। आदर्श मंडी मतलब जहाँ पे किसान जब अपनी फसल बेचने जाते हैं मंडी में, तो मंडी तो बहुत सारे हैं। आदर्श मंडी कहने का मतलब है कि ऐसे मंडी जहाँ पे सभी आधारभूत परियोजनाओं को लागू किया गया है, आधारभूत संरचना वहाँ पे उपलब्ध है। मतलब फसल को ढकने के लिए प्रॉपर शेड की व्यवस्था है, किसानों के रुकने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है, साथ ही सड़कें, नालियाँ वगैरह उस क्षेत्र में ठीक से डेवलप की गई हैं। ऐसे मंडियों को कहा जाता है आदर्श मंडी। ठीक है, तो किसान मितान योजना के अंतर्गत कई आदर्श मंडियों का भी निर्माण किया गया है। अगला है कृषि यांत्रिकरण पर सबमिशन योजना। 2014-15 से यह स्कीम संचालित है और इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कृषि को यांत्रिकृत करने, मतलब मैकेनाइज्ड फार्मिंग पर बल दिया जा रहा है। पर हर किसान बड़े उन्नत मशीनें तो खरीद नहीं सकते हैं, तो उनको क्या मिलेगा यहाँ पे? एक तो अगर वो स्वयं खरीदना चाहते हैं तो अनुदान के द्वारा उन्हें मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिससे किसान किराए पर उन मशीनों को एक्सेस कर सकें। और इसके लिए कई कृषि यंत्र की शॉप खोले गए दुकान या शॉप खोले गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे जो किसान हैं, जो व्यक्ति अपने खेती के लिए किसी बड़े यंत्र को किराए पर लेना चाहता है, वो उस कृषि यंत्र के दुकान पे या शॉप में जा कर के और वहाँ से उन मशीनों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसके लिए उन्हें एक नॉमिनल फ़ीस भुगतान करनी पड़ेगी, लेकिन वह उनको जो किसान है वो स्वयं उस मशीन को खरीदने और उसके मेंटेनेंस के झंझट से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये था कृषि यांत्रिकरण पर सबमिशन योजना, ताकि किसानों को उच्च तकनीक वाले मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके और इससे फसल के उत्पादन में या पूरी प्रक्रिया में भी तेज़ी आएगी, ताकि खेत की मान लो जुताई करनी है या फसल को बोना है, तो ये सब काम अगर मैनुअली किया जाए, हाथ से किया जाए, तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। मशीनों से करने में यह कम समय लेगा। इस प्रकार इसमें दो पर्पस सर्व हो जाते हैं। पहला तो है कि किसानों को किराए पर अच्छी मशीनें मिल जाती हैं, और दूसरा है जो कृषि यंत्र वाले शॉप खोले जाएंगे वहाँ पे ग्रामीण युवाओं को वहाँ पे स्वरोजगार भी उपलब्ध हो जाता है। ठीक, इस प्रकार कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, आज के वीडियो में हमने इसकी चर्चा किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित सभी योजनाओं को या महत्वपूर्ण योजनाओं को चर्चा कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।